प्रपोजल थे और उसको जो है कितने मंजूर किए गए? देखिए, अभी जो वक्फ बोर्ड की मीटिंग सुबह 11:30 बजे चालू हुई थी, आज के एजेंडा में अबाउट 45 पॉइंट्स हैं और अभी जो लंच टाइम हुआ है और नमाज के लिए जो हमने ब्रेक लिया है, तो अभी तक हमने 20 पॉइंट्स ख़त्म कर दिए हैं। अभी 25 पॉइंट्स अभी हमारी बाकी है। जो 20 पॉइंट्स आपने कंप्लीट किए उसमें कोई मेजर डिसीजन लिया गया, जजमेंट कोई जो है फैसला किया गया? देखिए, वक्फ बोर्ड के जितने भी डिसीजन हैं सब मेजर होते हैं, जिसमें कि अभी हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें कि उनको फुल टाइम सीईओ अपॉइंटमेंट करने के लिए नाम चाहिए थे। तो हमने वो नाम डिस्कस करके और वो नाम हमने एक नाम डिसाइड किया है और अभी वक्फ बोर्ड की तरफ से फुल टाइम सीईओ, परमानेंट सीईओ के लिए वो नाम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और वहाँ से अप्रूवल आएगी। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड को फुल टाइम सीईओ मिलेगा, जो कि मांग सबकी रही है। वो नाम अनीश शेख का है गालिबन? अब ऐसे क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, नहीं दूंगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल बात है, हमारी मीटिंग की बात है। अच्छा, ये बताइए, ऐसे कितने नामों पर गौर किया गया फुल टाइम सीईओ के लिए? फुल टाइम सीईओ के लिए गौर किया, करीबन 5 नाम थे। जो उसमें क्राइटेरिया है कि मुस्लिम ऑफिसर होना चाहिए, उसमें क्राइटेरिया होना चाहिए कि गवर्नमेंट का अंडर सेक्रेटरी का जो पोस्ट है वो होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे नुमाइंदे जो कम हैं हमारे पास, तो हमने 5 नामों को डिसाइड किया और एक नाम हम गवर्नमेंट को इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर देंगे। उसका रेजोल्यूशन पास हो चुका है। आप खुद कानून के जानकार है, ये बताइए कि सीईओ साहब का जो टर्म गुजरा है वो इलीगल था। बाद लोग कहते हैं जैसे वक्फ मूवमेंट वाले कि वो इलीगल थे इसलिए कि पार्ट टाइम सीईओ थे वो, तो आप उनको रेगुलराइज करना चाह रहे हैं क्योंकि रिटायरमेंट है उनका 30 जनवरी को। देखिए, जो ये सीईओ साहब अपॉइंट हुए थे इनको एडिशनल चार्ज दिया था और वक्फ एक्ट 1995 में कोई भी सीईओ का अपॉइंटमेंट एडिशनल चार्ज के साथ लीगल नहीं है। ये मैं एज अ पर्सनली एज एन एडवोकेट तो मेरा ओपिनियन है। उनके जितने फैसले हैं वो सब लीगल नहीं है फिर? उनके खिलाफ ये उनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ, एडिशनल चार्ज के अपॉइंटमेंट के खिलाफ 2 रिट पिटीशन पेंडिंग है। एक आपके औरंगाबाद बेंच में और एक बॉम्बे हाई कोर्ट के बेंच में पेंडिंग है। लेकिन क्योंकि कोर्ट का फैसला नहीं आया था, इसीलिए वो अपनी जगह पर थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत से उन्होंने एनओसीज जो है तो इशू किए हैं जो इलीगल है, उसको कुछ लोग चैलेंज भी करने की बात कर रहे थे। अगर ये जो अभी फिलहाल जो आप किसकी बात कर रहे हो? सीईओ साहब के आपके नाम बोलिए। शेख अनीस साहब जो है ओके, एडिशनल सीईओ। अनीश शेख साहब पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ये तो इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे भी इसका मालूम नहीं है कि उन्होंने एनओसीज इशू किए हैं, पर मैं आज मुझे 3.5 साल होने के करीब होने आए एज अ वर्क बोर्ड मेंबर। हमने यानी मैंने एक मीटिंग छोड़ के बाकी सब मीटिंग अटेंड की। हमने कोई भी एनओसी इशू करने के लिए नहीं कहा है, हमने कोई भी सेल की एनओसी परमिट नहीं की है। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा तो आप उसका प्रूफ दीजिए, या जिनके पास ऐसी एनओसीज हैं जो अनीश शेख साहब ने अगर दी होंगी तो आप हमारे पास लाइए, स्टेट गवर्नमेंट के पास लाइए, हम उस पर एक्शन लेंगे। तो क्या ये सच है कि अनीश शेख साहब अभी रिटायर्ड हो रहे हैं जनवरी में, तो उनको जो है 60 ईयर्स का जो है तो वक्फ बोर्ड में लॉ है, कानून है, तो उनको सेव करने के लिए गवर्नमेंट से आप पर दबाव था, आप लोगों पर जितने मेंबर्स हैं? देखिए, गवर्नमेंट से तो दबाव था कि आप अनीश शेख साहब को ही फुल टाइम सीईओ के लिए आप उनको ऐसे काम करें कि उनको फुल टाइम सीईओ अपॉइंट कर गवर्नमेंट कर सके, ऐसा हम पे दबाव था। यस। और जो है तो आप नहीं आने वाले थे, फिर किसी दबाव के तहत आप तशरीफ लाए मीटिंग में, ये भी कहा जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी के दबाव में कभी कुछ काम नहीं करता हूँ। यस, सबके भाईचारे से सबके ओपिनियन लेता हूँ और फिर मैं अपना काम करता हूँ। मुझ पे कोई आने का दबाव था न नहीं आने का दबाव। जैसा कि वक्फ बोर्ड के सीईओ के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि डिप्टी कलेक्टर रैंक का ऑफिसर जो है तो मुस्तकिल सीईओ बन सकता है, तो क्या ये क्राइटेरिया अनीश शेख पूरा करते हैं? आपका सवाल वापस कीजिए। मतलब कम से कम वक्फ बोर्ड सीईओ के लिए डिप्टी कलेक्टर रैंक का ऑफिसर चाहिए, तो क्या इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं अनीश शेख? वो ये सवाल आप उन्हीं से कीजिएगा। तो वो तो सामना भी नहीं करते कभी प्रेस का, सैटरडे संडे। वो तो हम मेंबरों का सामना नहीं करते। हाँ। वो तो जो कंप्लेनेंट आते पूरे महाराष्ट्र भर के बेचारे बस से, रिक्शे से या कैसे ट्रेनों से आते हैं, औरंगाबाद आते हैं, तो यहाँ उनको नहीं मिलते। वो
मंत्रालय जाते हैं वहां नहीं मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी उनकी कंप्लेंट। तो फिर आप रेगुलराइज करना चाह रहे हैं? रेगुलराइज करना कितना मुनासिब है? ऐसे शख्स किसने कहा रेगुलराइज? हाँ, आपने मुझसे सवाल किया कि क्या स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर था उनको रेगुलराइज करने का फर्दर, तो मैंने आपसे कहा यस, बहुत प्रेशर है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। नहीं ये पर जी, जी। क्योंकि लोगों की बहुत कंप्लेंट्स थी उनके खिलाफ, क्योंकि लोगों की और मेंबरों की उनके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स थी, और क्योंकि उनका बर्ताव जो है बहुत एरिस्टोक्रेटिक बर्ताव है। जो एक गरीब आदमी वक्फ बोर्ड के ऑफिस जाता है कि वहाँ पे सीईओ हमारी बात सुने और वहाँ पे सीईओ हमारे कंप्लेंट पे एक्शन लेवे, तो ऐसा कुछ मैंने उनके अपॉइंटमेंट के बाद देखा नहीं। तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि अनीश शेख साहब एज अ फुल टाइम सीईओ आए। उन्होंने डिप्टी सीईओ अपनी मर्जी का ही बना दिया। ठहरो मेरा एक मिनट। सर, डिप्टी सीईओ का ऐसा है कि अगर आप 1995 की वक्फ एक्ट 100 रुपए की आती है, अगर आप खरीदेंगे और वो वक्फ एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें डिप्टी सीईओ का अपॉइंटमेंट का क्लॉज ही नहीं है लॉ में। तो इन लोगों ने कैसे अपॉइंट किया है? मैंने ये कंप्लेंट मिनिस्टर साहब नवाब मलिक से की है, मैंने ये सीएम साहब से मैंने कंप्लेंट की है, मैंने सीईओ साहब से कंप्लेंट की है कि आप जो एक्ट में डिप्टी सीईओ का अपॉइंटमेंट का वजूद ही नहीं है, आपने एक शख्स को डिप्टी सीईओ बना दिया। वो डिप्टी सीईओ मिनिस्टर के बाजू में बैठा है और मेरी इंटरव्यू दे रहा है। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 24 नवंबर को, उसमें आपने देखा लेफ्ट में वो बैठे हैं डिप्टी सीईओ, राइट में सीईओ बैठे हैं एडिशनल चार्ज वाले, और मिनिस्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं। मैंने इस पे कंप्लेंट की है, मैंने ऑर्डर मांगा है उनके अपॉइंटमेंट का, डिप्टी सीईओ का, जो ऑर्डर आज कम से कम 2 महीने होने को आए, मुझे ऑर्डर नहीं दे रहे। मैं एज अ मेंबर ऑफ द वक्फ बोर्ड मैंने आरटीआई से एप्लीकेशन कर रहा हूँ, उसका भी वो लोग जवाब नहीं दे रहे कि उनका ऑर्डर क्या है, कौन सा ऐसा चांस से वो लोग दस्तूर लाए हैं कि जिसमें के महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का डिप्टी सीईओ अपॉइंट कर रहे हैं, अल्लाह जाने। और ये वक्फ बोर्ड मुंतखली के ताल्लुक से जो है कोई प्रपोजल है? क्या मुंतखली? वक्फ बोर्ड का ऑफिस शिफ्ट करने के मामले में ये कुछ देखो, ये वक्फ बोर्ड के हाथ में नहीं है, ये मिनिस्टर के हाथ में रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। इसमें आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद नवाब मलिक साहब ने इस पे खुलासा किया है कि वो वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मेरा कहना ऐसा है, क्योंकि मैं एक वक्फ बोर्ड मेंबर हूँ और मैं महाराष्ट्र बीजेपी का माइनॉरिटी का लीडर हूँ, तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड औरंगाबाद से बम्बई शिफ्ट होता है और अगर इसमें जो मुसलमान जो परेशान हाल है वक्फ बोर्ड से, जिनके काम सालों साल नहीं हो रहे हैं, जिनकी वो छोटे छोटे एप्लीकेशन करते हैं कि हमें अपने कब्रिस्तान की दीवार बनानी है, उनको वो अप्रूवल नहीं मिलते, हमें एक स्ट्रक्चर बनाने वो अप्रूवल नहीं मिलते, अगर उनके काम और उनकी परेशानी बम्बई ऑफिस लाने से दूर होती है, तो बेशक वो बम्बई ऑफिस लेके आवे, बेशक वो दिल्ली ऑफिस लेके जावे, बेशक वो हिंदुस्तान के कोई भी कोने में ऑफिस लेके जावे, पर गरीब मुसलमान और जो मुसलमान वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है वो उसका काम होना चाहिए। ये जो उसी 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला आपने दिए मिनिस्टर के ताल्लुक से, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर साहब ने आप पर फाइलें चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया था, 2 साल तक गैर कानूनी तरीके से अपने कब्ज़े में रखने का इल्ज़ाम लगाया था, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपको नाअहल करार देने का कहा था। तो अब क्या कहेंगे आप इस पर? फिर आप कैसे आ गए यहाँ पर? ये सवाल तो आपको मिनिस्टर साहब को पूछना चाहिए कि खालिद कुरैशी ने कौन सी फाइल चोरी की है, आप वो बताइए। खालिद कुरैशी ने 2 साल फाइल कैसे रखी, उसका जवाब भी वो देंगे, और मैं आज यहाँ कैसे बैठा हूँ उसका जवाब भी वो देंगे। पर तभी भी आपने मुझसे सवाल किया तो मैं कहूँ, मैंने कोई फाइल नहीं चोरी की है। मैं वक्फ बोर्ड का एक नुमाइंदा हूँ, एडवोकेट कैटेगरी का। वक्फ बोर्ड मुझे फाइलें भेजता था, सीईओ भेजता था एक कवरिंग लेटर के साथ कि फला 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 फाइल आपको हम भेज रहे हैं। मैं उस पर रिसीव करता था, और जब मैं उनको फाइल देता था तो मैं उसी के पीछे उनकी रिसीव लेता था। कोविड का टाइम आ गया मार्च से, तो 2-4 महीने में मेरे खुद के ऑफिस नहीं गया। पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड की गवर्नमेंट का लॉकडाउन चालू था, तो उस दरमियान अगर मैं फाइल उनको नहीं दे पाया तो इसका मतलब मैंने चोरी नहीं की। जो चीज़ मैं ऑफिशियली उनको रिमार्क मार के ले रहा हूँ, तो वो मैं चोरी कैसे? चोरी तो ऐसे होता कि मैं रात को औरंगाबाद आया, ताला तोड़ा, फाइल चोरी, उसको चोरी कहते। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, बहुत गलत इल्ज़ाम लगाया था, और उन्होंने 8 दिसंबर को मुझे वक्फ बोर्ड से बर्खास्त भी कर दिया था। उसके बाद मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में मैंने रिट पिटीशन फाइल की, और ऑनरेबल मिनिस्टर के खिलाफ हाई कोर्ट का स्ट्रिक्चर पास हुआ है। 4 लाइन का स्ट्रिक्चर है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा।
मैं तैयार नहीं था वो चीज़ के साथ अभी आपको देने को। और जो मुझे 8 तारीख को उन्होंने ऑर्डर निकालने का किया, उन्होंने को कोर्ट के सामने 22 तारीख को ऑर्डर वापस लेना पड़ा। तो अगर मैंने चोरी की होती और मैंने कुछ गलत काम किया होता तो हाईकोर्ट से भी मुझे फटकारनी थी। तो मेरी तो रिट पिटीशन एक्सेप्ट हुई और इनको अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा। कोई फाइलें चोरी ऐसी नहीं तो होती ये है। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या सोचते हैं इस मामले में? देखिए, एक नवंबर में इन्होंने कुछ एक मीटिंग रखी थी वक्फ बोर्ड ने, जिसमें इन्होंने बम्बई के 2 एनओसी मैटर्स रखे थे। जो बिल्डरों ने जो प्लॉट वहाँ पे खरीदे, वहाँ पे टावर बना रहे हैं, तो ये जो आपके सीईओ साहब है अनीश शेख साहब, इन्होंने वो एजेंडा में 2 एनओसी के मैटर डाल दिए थे। और मैं तो एडवोकेट हूँ, मैंने पढ़ी तो इमीडिएटली मैंने उसको ऑब्जेक्शन रेज किया। मैंने बोला आप क्या करा रहे हो, ये एनओसी मतलब सेल की एनओसी हमसे करवाओगे? तो मैंने ऑब्जेक्शन दिया। तो उन्होंने, फिर मैंने नवाब मलिक साहब से बात की, तो उन्होंने वो एनओसी के मैटर उसमें से निकाले। तो बाकायदा एजेंडा है जिसमें उन्होंने 2 सेल की एनओसी डाली है और दूसरा एजेंडा जिन्होंने उन्होंने निकाली है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व था, कौन एनओसी बिल्डर को देना चाह रहा था और कौन कर रहा था, उसके बाद मेरे ऊपर फिर इन लोगों ने इल्जाम लगाना चालू किया। वक्फ बोर्ड की 518 फाइलें गैर कानूनी तौर पर मुंबई मुंतकिल कर दी गई है, ये आरोप लगाया जाता है, क्या ये सच है? जी, मुझे भी पता चला है कि वक्फ बोर्ड की कुछ बहुत सारी फाइलें इन लोग बम्बई ऑफिस पे लेके गए हैं और ना कोई मेंबर को बताया है ना पूछा है। और इसका जवाब आप ऑनरेबल मिनिस्टर से, जो वक्फ के मिनिस्टर हैं, जो 7 फाइल के लिए मेरे पीछे पड़ गए और 500 कितनी फाइल का आप इल्जाम जो लगा रहे हो, उसका स्टेटमेंट तो मैं नहीं इल्जाम लगा रहा हूँ, सारे लोग कह रहे हैं। हाँ, जो मैंने भी सुना है, काफी प्रेस वाले से कह रहे हैं, तो इसका जवाब तो वही दें। तो गवर्नमेंट जो है तो वक्फ बोर्ड को मजीद कमजोर करना चाहती है। एनसीपी कांग्रेस अभी बचा क्या है? अब आज वक्फ बोर्ड कौन सा पावरफुल है, आप वो मुझे बताइए। क्या काम हो रहा है? लोग परेशान हाल है। सीईओ साहब किसी की सुनते नहीं और जो गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग हैं वो नहीं सुनते, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर लोग हैं वो नहीं सुन रहे। क्या काम हो रहा है? तो औरंगाबाद में रहे, आपको ज्यादा मालूम। वक्फ बोर्ड बदगुमानियों का अड्डा है, आप इस बात को मानते हैं? कोई काम बगैर पैसों के नहीं होता, ये इल्जाम लगाए जाते हैं। ये ऐसी कंप्लेंट उस पर बहुत आती है कि लोग पैसे मांग रहे हैं काम करने के लिए। अल्लाह करे ये सब झूठ। कई दिनों से चेंज रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन का अमल नहीं हुआ है वक्फ बोर्ड में, आप इस बात को मानते हैं? नहीं, काफी काम हुआ है वक्फ बोर्ड में चेंज। आज ही हमने, मैं आपको बता दूं कि आज ही हमने नए रजिस्ट्रेशन 328 नए रजिस्ट्रेशन आज किए। गैर कानूनी फरोख्त और बिक्री के बारे में वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन भी इन्वॉल्व है, ऐसे इल्जाम भी बीच में लगाए गए शहर में। ऑफकोर्स, अगर गैर कानूनी जो सेल और परचेस हो रही है, गलत एनओसी निकल रही है, इसमें अगर वक्फ बोर्ड का जो ऑफिसर है अगर वो इन्वॉल्व नहीं रहेगा और जो मेंबर जो बन रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड पे कह रहे हैं, आपने अगर आपके पास, पता नहीं औरंगाबाद वालों के पास वो रिकॉर्डिंग आई भी नहीं है कि वो एक नए मेंबर जो बने हैं वो कह रहे हैं कि अरे वक्फ बोर्ड के काम लाओ और जो बचेगा आधा आधा कर ले लेंगे। आप, मैं ताजुब करूं कि आपके पास ऐसी रिकॉर्डिंग मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में घूम रही है। और मैंने 1-2 रिपोर्टर से बात की तो कह रहे हैं हमें ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं। मुंबई की प्रॉपर्टी पे ज्यादा तवज्जो वक्फ बोर्ड के सीईओ और जो है तो वक्फ बोर्ड की, क्योंकि वो वहाँ पर मलाईदार प्रॉपर्टीज है और उसकी खुर्द-बुर्द बहुत हो रही है। यस, आपका ये इल्जाम सही है उसका। क्या आज की जो मीटिंग हुई है वो लीगल है या इलीगल है, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्शन हो रहा है? देखिए, आज की जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग जो होती है वक्फ बोर्ड की, सीईओ बुलाते हैं और सीईओ बराबर एजेंडा बनाते हैं, मीटिंग का नोटिस देते हैं, जगह की बुकिंग करते हैं, मेंबरों को इनवाइट करते हैं। तो ये सब तो हुआ है। अब ये कहाँ तक ये मीटिंग इलीगल है, जो ऐसा इल्ज़ाम उठा रहे हैं उनके पास ऑप्शन है, कंप्लेंट करें, जाए रिट पिटीशन डाले कोर्ट में। अगर मीटिंग इलीगल है तो इसमें जो भी डिसीजन हुआ है उस पर जाके स्टे ले लें। जब सीईओ के बारे में, जैसा कि वक्फ जो है, वक्फ मूवमेंट वाले बोलते हैं कि सीईओ इलीगल है क्योंकि जो है तो 1995 का जो एक्ट है और 2013 का जो अमेंडमेंट है उसमें परमानेंट सीईओ चाहिए। तो ये जो भी सीईओ के निर्णय है सब इलीगल है, फिर तो मीटिंग भी इलीगल है ना। सर, ये जो, मैं एक्टिविस्ट की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं एक्टिविस्ट को सलाम पेश करता हूँ मेरा, पर ये एक्टिविस्ट ये सिर्फ बोलते क्यों है? 1-1, 1.5 साल से ये इनका अपॉइंटमेंट हो गया है और ये कह रहे हैं इनका अपॉइंटमेंट गलत है। एक रिट पिटीशन आप फाइल कीजिए, है ना, फाइल 25,000 रुपए का खर्च, उसमें ऑर्डर भी लाइए ना। अगर आपकी रिट पिटीशन, तो कोर्ट आपको ऑर्डर देगा। सिर्फ बोलने से क्या होता है? उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट वो नहीं हो रही है, इंटर्न गवर्नमेंट जो है तो अपना से दाखिल नहीं कर रही, ये कहना है वो लोगों। तो गवर्नमेंट से दाखिल नहीं करे तो आप जज को कहिए कि देखो, मैं वकील हूँ इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, आपने रिट पिटीशन फाइल किया अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल चार्ज सीईओ,
और आपको ऑर्डर नहीं हो रहा था, आप एप्लीकेशन कीजिए, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? हाँ, वो नहीं करेंगे और इनका टाइम निकल जाएगा, 1 2 साल 3 साल 4 साल गवर्नमेंट नहीं करेगी, 2-3 साल में अपना काम करके निकल भी जाएंगे। तो ये कोर्ट क्यों नहीं कर जा रहे? आज जो मीटिंग हो रही है खालिद भाई, इसमें अगर जो है वक्फ बोर्ड के हित के खिलाफ अगर फैसले लिए गए, आप चेयरमैनशिप में हो रही है आपकी, जाहिर बात है, आज मेरी तो ये उम्मीद हम हो रही है, ये उम्मीद कर सकते हैं सब लोग के आज के जो फैसले होंगे वो निर्णायक होंगे, ईमानदाराना होंगे और बदगुमानियों से पाक होंगे और कायदे के चौखट में होंगे। एब्सोल्युटली आज जो फैसले हो रहे हैं, आज जो मैंने आपको कहा 45 पॉइंट्स है एजेंडा में, जिसमें ऐसे लग रहा है कि लोगों का काम ये होना चाहिए और लोग इसमें परेशान हैं, वो हम अप्रूव कर रहे हैं। और जिसमें ऐसा लग रहा है कि मेंबर ज़्यादा होने चाहिए थे, इस पर बराबर और ओपिनियन, इस पर बराबर टाइम, तो हमने वो चीज़ डिफ़र की। जैसे कि हमने इतनी 328 रजिस्ट्रेशन की हमने अभी पास कर की हैं। हमने कोई कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बननी थी, उसका एप्लीकेशन था, वो हमने पास किया। किसी कब्रिस्तान में वो शेड बनना था, वो पास किया। तो अच्छे काम तो करेंगे। अगर कोई मेंबर मीटिंग में नहीं आ रहा है तो अच्छे काम तो बंद नहीं कर सकते, वर्क बोर्ड बंद नहीं हो सकता। और जिसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेंबर के ज़्यादा मेंबर होकर बराबर से इसमें डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन आना चाहिए इस पर, तो हमने डिफर किया। सर आज कितने मेंबर हाजिर थे इस मीटिंग में? अभी हम लोग वर्क बोर्ड में 4 मेंबर हैं। एक इम्तियाज काजी साहब है, एडवोकेट खालिद बाबू कुरैशी मैं हूँ, तीसरी रिजवाना आप है आपकी औरंगाबाद की, और चौथे डॉक्टर लांबे हैं। तो आज की मीटिंग में डॉक्टर लांबे ने अपना लेटर भेज दिया कि वो 4 हफ्ते तक उनका पर्सनल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो आ नहीं पाएंगे। रिजवाना आपा ने उनको मेडिकल लीव का लेटर भेज दिया कि वो नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग 2 मेंबर थे, इम्तियाज काजी साहब और मैं एडवोकेट खालिद बाबू कुरैशी। एक आखिरी सवाल कोरम कंप्लीट हुआ था मीटिंग के हिसाब से? यस, कोरम कंप्लीट था आज की मीटिंग में? कोरम कंप्लीट है, इसीलिए मीटिंग ली। एक बात यह है कि क्या आज की मीटिंग में अनीश शेख को, जो आप भी और सब लोग इलीगल सीओ कहते हैं, उनको एक्सटेंशन मिलेगा? ये खालिद कुरैशी से सवाल है, एज ए चेयरमैन। देखिए, एज अ मेंबर मैं आपको इसका जवाब दूं, एज ए पर्सनल कैपेसिटी में दूंगा कि अनीश शेख साहब की इतनी मेरे पास कंप्लेनें आई हैं, इतने लोग परेशान हुए हैं कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में कभी नहीं चाहूँगा कि अनीश शेख साहब फुल टाइम सीईओ आए और फिर 2 साल और 3 साल और फिर लोगों को परेशानी। तो दबाव में खालिद बाबू कुरैशी मिनिस्टर महोदय के दबाव में ये फैसला तो नहीं करेंगे? नहीं, मैं किसके दबाव में नहीं करूँगा, ऐसे आप किसका नाम नहीं लीजिए, लेकिन जो वक्फ बोर्ड के हित में होगा, जो महाराष्ट्र के मुसलमानों के हित में होगा, वो फैसला ज़रूर लूँगा। उसके लिए मुझे किसके दबाव में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुरैशी साहब, अभी औरंगाबाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। औरंगाबाद शहर जो है तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आया है। इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वक्फ बोर्ड की कई जायदादें जो है तो कारपोरेशन के कब्ज़े में चले जा रही है। कारपोरेशन उस पर इलीगल इमारतें बना रही है। हालांकि वक्फ बोर्ड के सीईओ ने नोटिस भी जारी किया है इस सिलसिले में, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर जो है तो उसको खातिर में नहीं ला रहा है। ख़ास गेट जो है तो उसकी नज़र हो चुका है। औरंगाबाद की 29 एकड़ ज़मीन जो जामा मस्जिद से मुल्हिक़ है, वहाँ पे भी अब कारपोरेशन की नज़र है। क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड? अगर वक्फ प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर रहा है, भले वो प्राइवेट बिल्डर हो, भले वो गवर्नमेंट हो, वक्फ एक्ट 1995 बहुत पावरफुल एक्ट है और जो भी सीईओ है वो बराबर से वो एक्ट का यूज़ करेगा, तो इंशाल्लाह कोई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता है। और अगर गवर्नमेंट को जगह चाहिए तो बेशक गवर्नमेंट तो जगह ले सकती है, उनका पूरा कायदा है, कानून है, तो वो वक्फ बोर्ड को कॉम्पनसेट करे और वो जगह ले ले लॉ के हिसाब से। जबरदस्ती तो कोई वक्फ बोर्ड में कुछ कर नहीं सकता। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। जैसे हमने देखा है कि जब महानगर पालिका किसी के सरकारी जब कब्जा होता है तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ लाव लश्कर के साथ को तोड़ देता है। आखिर क्या कारण है कि कई औरंगाबाद में वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा है, बिल्डिंगें हैं, वो कब तोड़े जाएंगे, उसके ऊपर कब इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये बहुत आपका सवाल है। मैं भी इस चीज़ में बहुत परेशान रहता हूँ और इसका जवाब मैं नहीं देता हूँ, मैंने पहले क्लियर कर दिया। चलिए, शुक्रिया साहब। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।